स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी डॉपनियर ट्रेड्स। उसके बाद मैंने आपको न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ पढ़ाया था। अब हम बात करेंगे मैनुअल की टेबल। मैनुअल ने एक पीरियोडिक टेबल दी थी। उन्होंने भी वही मेन 2 पॉइंट्स रखे थे जो कि आपके डॉपनियर ने और न्यूलैंड से रखे थे। मीन्स उनका पहला पॉइंट वही था कि हम एक कॉलम में वो सारे एलिमेंट्स लेंगे जिनकी प्रॉपर्टी सेम है। दूसरा उनका वही था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो उनका मास है पर्टिकुलर एलिमेंट का, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा रखेंगे। तो उन्होंने इस तरह से एक अपनी टेबल प्रिपेयर की और उस टेबल में सारे एलिमेंट्स को ऐड किया। मेनली जो आपके मेंडलीव थे, ये रशियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने वही चीज अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास सारे एलिमेंट्स को, एंड एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी अकर एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने पूरी टेबल को मेन 2 चीजों में डिवाइड किया, एक ग्रुप और दूसरा पीरियड। ग्रुप को उन्होंने हॉरिजॉन्टल पार्ट में, मतलब 8 ग्रुप्स में, और पीरियड को उन्होंने 7, यहाँ पर आपको 6 नजर आ रहा है क्योंकि अभी इनकम्प्लीट है ये, तो इस पीरियड को उन्होंने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो उन्होंने कहा कि जो इंटरवल पर्टिकुलर यहाँ से पहुंचकर यहाँ पर आया, तो उस इंटरवल में ये जो आपका कॉलम में नजर आ रहे हैं, तो ये सारे एलिमेंट जो है सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। देखिए उस टाइम तक सिर्फ 63 एलिमेंट्स ही क्या हुए थे, डिटेक्ट थे। तो 8 ग्रुप जो कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है एंड 7 पीरियड जो कि वर्टिकल कॉलम में प्रेजेंट है। उन्होंने किस बेसिस पर इतने सारे ग्रुप या इतने सारे पीरियड्स में डिवाइड किया? उन्होंने कहा पर्टिकुलर एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या हाइड्राइड बना रहा है। उस बेसिस पर उन्होंने क्या किया था, ये ग्रुप की फॉर्मेशन की थी। जैसे कि उन्होंने कहा ऑक्साइड, उन्होंने कहा इस पीरियड में जितने भी, क्योंकि कॉलम आ गया ना, इस पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब एक ही फॉर्मूले के थ्रू ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल R2O, ये देखिए R2O, R क्या है, पर्टिकुलर एलिमेंट। जैसे कि यहाँ से ले लीजिए लिथियम से, लिथियम में L2O, Na N2O, K2O, कॉपर, Cu2O, रुबिडियम, Rb2O। तो इस कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इस फॉर्मूले के थ्रू सिर्फ यही केमिकल प्रॉपर्टी को शो करेंगे। ठीक, नेक्स्ट वाला RO, तो BeO, MgO, CaO ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यही बनाएंगे। R2O3, B2O3, Al2O3, IN2O3। तो इस कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस फॉर्मूले से। नेक्स्ट था RO2, CO2, SiO2, TiO2, ZrO2। तो इस वाले में जितने हैं वो इस फॉर्मूले से। ठीक, इसी तरह से R2O5, N2O5, P2O5, V2O5, RO3 मतलब O3, SO3, CrO3, SeO3, MoO3। तो इस तरह से जितने एलिमेंट्स हैं वो इसके साथ रिएक्ट करेंगे। R2O7, F2O7, Cl2O7, Mn2O7, RO4, FeO4, RuO4। तो ये चीज उन्होंने हमें इस तरह से बताई। उन्होंने कहा कि मैंने ये जो ग्रुप में डिवाइड किए हैं एलिमेंट्स को, किस बेसिस पर, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो जो भी इस कॉलम में एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इस फॉर्मूले के थ्रू अपने हमेशा एलिमेंट्स बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। ठीक इस तरह में इसमें। ठीक, उन्होंने हाइड्रोजन के साथ भी ये चीज देखी। RH, तो यहाँ पर जैसे LH, LiH, NaH, RH2, BH2, MgH2, RH3, BH3, AlH3, RH4, CH4, SiH4, RH3, NH3, PH3, RH2, OH2 मतलब H2O। ठीक है, H2S, RH मतलब FH, HCl या HF। तो उन्होंने ये जो
फॉर्मूले निकाले। उन्होंने कहा इस फॉर्मूले के थ्रू आप किसी भी एलिमेंट को उसका हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो इस टाइप से बनेगा, और ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो इस टाइप का बनेगा। इस तरह से उन्होंने क्या करे, सारे के सारे ग्रुप को और पीरियड में एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया। अब उन्होंने जो प्रोडक्ट टेबल बनाई बिल्कुल करेक्ट थी, लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट थी। क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट थी? क्योंकि उन्होंने ग्रुप्स दिए थे 8। उन्होंने कहा जो 7 फर्स्ट ग्रुप है वो नॉर्मल एलिमेंट के शो करते हैं, बट जो लास्ट ग्रुप था उनका कहना था कि यहाँ पर इनर्ट गैस आनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम तक इनर्ट गैस क्या नहीं हुई थी, डिस्कवर्ड नहीं हुई थी, डिटेक्ट नहीं हुई थी। दैट्स वाई वो इनर्ट गैस को यहाँ नहीं रख पाए थे। लेकिन लेटर उन्होंने ट्रांजिशन, उसको नाम दिया था ट्रांजिशन एलिमेंट आएंगे। 8 ग्रुप में क्या आएंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट, जो कि नोबल गैस वाले एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। उन्होंने पूरी प्रोडक्ट टेबल में आप देखेंगे गैप छोड़े हुए हैं। गैप जैसे कि ये गैप छोड़ दिए, यहाँ गैप छोड़ दिए, यहाँ गैप छोड़ दिए। उन्हें यकीन था कि कोई ना कोई एलिमेंट अभी डिटेक्ट नहीं हुआ है और उसको यहाँ पर फिट होना ही होगा। जब भी वो डिटेक्ट होगा उसको यहाँ पर फिट होना ही होगा। रीजन बिहाइंड, क्योंकि अभी प्रॉपर एलिमेंट्स हमें क्या नहीं है, डिटेक्ट नहीं है। दैट्स वाई उन्होंने कहा कि उसको डिटेक्ट करने के लिए, जस्ट वेट, तो उन्होंने कहा कि इसे इसलिए उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में क्या किया हुआ था, गैप छोड़े हुए थे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी गैप छोड़ा हुआ है उन्होंने, यहाँ पर भी गैप छोड़ा हुआ है। उन्हें यकीन था कि कोई ना कोई एलिमेंट अभी पूरी तरह से डिटेक्ट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने ये गैप क्या कर रहे थे, छोड़े हुए थे। तो वही उन्हें गैप इन द पीरियोडिक टेबल एंड रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द सेम ऑफ द एलिमेंट। यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमने कहा कि उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे हैं मास के। लेकिन अगर हम कोबाल्ट और निकिल का क्या देखें, मास देखें, तो कोबाल्ट का मास है 58.9 और निकिल का मास है 58.7। तो इसका मास कम और इसका मास ज्यादा है, तो पहले ये आना चाहिए था, उसके बाद ये। लेकिन उन्होंने कोबाल्ट को पहले और निकिल को बाद में रखा था। दूसरी चीज, कोबाल्ट की जो प्रॉपर्टी है RH, इससे मिलती है, रुबिडियम से मिलती है। दैट्स वाई उन्होंने कोबाल्ट को पहले रख दिया और निकिल को बाद में रखा। लेकिन अकॉर्डिंग टू जो लिस्ट उन्होंने पेयर की है उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, रॉन्ग वे था। नेक्स्ट था कि जो गैप था उन्होंने उसको एक नाम दे दिया था कि जब भी वो डिटेक्ट होगा तब हम उसको पर्टिकुलर नेम दे देंगे। जैसे कि उन्होंने नाम दे दिया इक्का बोरोन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन। जो भी उनके पास एलिमेंट थे उन्होंने उस बेसिस पर उस पर्टिकुलर को एक नाम दे दिया। बाद में जब वो डिटेक्ट किए गए तो उन्हें प्रॉपर नेम दी गई। जैसे कि इक्का बोरोन को बाद में नाम दिया गया स्कैंडियम, SC से डिनोट किया जाता है। एल्यूमिनियम गैलीनियम से डिनोट किया जाता है। सिलिकॉन जर्मेनियम के नाम से डिनोट किया जाता है। जो कि वो जो गैप थे वो जब बाद में डिटेक्ट हुए एलिमेंट्स, तो उनको उन्होंने वहाँ पर डायरेक्ट वो एलिमेंट्स पिक किए और वहाँ पर क्या कर दिया, उनको फिट कर दिया। तो इस तरह से मेंडल ने अपनी पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन किया था, और यही चीज़ हमें हेल्पफुल रही जब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन की। कुछ कमियां थी मेंडल की पीरियोडिक टेबल में, उन कमियों को भी जब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर की तो उन कमियों को हमने क्या किया, धीरे धीरे दूर कर दिया। लेकिन मेंडल की इस पीरियोडिक टेबल से हमें बहुत हेल्प हुई थी, इसलिए मेंडल की पीरियोडिक टेबल को फिर भी प्रेफरेंस मिली थी एज कंपेयर डॉबिनियर एंड न्यूलैंड्स की लॉ ऑफ ऑक्टेव क्लासिफिकेशन के। अगर देखा जाए उन दोनों की क्लासिफिकेशन से ज़्यादा इनकी पीरियोडिक टेबल को ज़्यादा मान्यता मिली गई थी। थैंक यू एवरीवन।